हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO TPO पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका सेट 3 है और ये क्वेश्चन 1 दिसंबर 2020 की तीसरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। 1 दिसंबर 2020 की तीसरी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO TPO इन तीनों की तीनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर का सिलेबस सेम है और 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे हैंड रिटन PDF नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। इसमें आपको आपके सिलेबस के अनुसार जो भी थ्योरी है वो सारी थ्योरी इसमें कवर की हुई है। साथ ही साथ इसमें 250 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस हैंड रिटन नोट्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर जाकर के आप मैसेज कीजिएगा। बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। सो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इस पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को एक्टिवेट करने के लिए इसमें से किस प्रकार की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि क्रोम ब्राउज़र जो है उससे भी लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक हम 3 शिफ्ट को कवर कर चुके हैं और तीनों की तीनों शिफ्ट में क्रोम ब्राउज़र की शॉर्टकट की से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताएं कि क्रोम ब्राउज़र जो है इसकी इंपॉर्टेंट करीब 15 से 16 शॉर्टकट की होती हैं, जो कि उस क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते वक्त हम उसे यूज़ करते हैं। तो 15 से 16 जो शॉर्टकट की हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें उन सभी शॉर्टकट की को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि विजुअलाइज भी करेंगे उसको कि कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से वो सेट हो जाए, फिर आपको उसे याद करने में आसानी भी होगी। सो यहाँ पर आपको बताएं कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, उसकी शॉर्टकट की तो पूछी ही गई है एग्जाम में। क्रोम ब्राउज़र की भी शॉर्टकट की पूछी गई है, तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला ही मिला है। तो आइए अब क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं इसमें। तो जो आप देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, इसमें कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते वक्त आपने बहुत सारे टैब्स ओपन कर लिए हैं। अब अगर आप उसके किसी एक ऐसे टैब पर हैं जहां से आप अगर राइट साइड वाले टैब को एक्टिवेट करना चाहते हैं, राइट साइड वाले टैब को आप ओपन करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपको यूज़ करना होगा। जब भी आप कीबोर्ड को देखेंगे तो पेज डाउन जो होगा वो यहाँ पर इस तरीके से आपके कीबोर्ड के पास इस तरीके से, ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पर आपके कुछ की बनी हुई होंगी जिनमें यहाँ पर इंसर्ट लिखा होगा एक की पर यहाँ पर होम लिखा होगा, एक की पर यहाँ पर पेज डाउन लिखा होगा, एक की पर यहाँ पर डिलीट लिखा होगा, एक पर यहाँ पर एंड लिखा होगा और एक पर यहाँ पर पेज इस तरफ पेज अप लिखा होगा और इस पर पेज डाउन लिखा होगा। इसके जस्ट नीचे जो है वो कुछ एरो वाली की बनी हुई होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये पेज अप पेज डाउन यहाँ पर जो की है उनकी बात की गई है। अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करेंगे तो आप जो है अपने क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान जहां पर भी आप टैब पर हैं उसके दाईं वाले टैब पर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको हम यहां पर करके भी देख लेते हैं। इसको हम यहां पर करके भी देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। ये यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमाइज़ करूँगा तो फिर आपको वहाँ पर दिखेगा नहीं सही तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 3 टैब ओपन कर रखे हैं। माउस के कर्सर की ओर ध्यान दीजिएगा। 3 टैब ओपन कर रखे हैं। ये एक टैब है। अब मैं दूसरे वाले टैब पर आ रहा हूँ तो ये दूसरा टैब है। तीसरे वाले टैब पर आ रहा हूँ तो ये तीसरा टैब है। आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 3 टैब यहाँ पर डिफरेंट टैब हमने ओपन कर रखे हैं। अब यहाँ पर मान लीजिएगा मैं इस वाले टैब पर हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ सर्च भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल सरकारी रिजल्ट, इस तरीके से मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है।
ये मैंने सर्च कर रखा है। अब मुझे दूसरे वाले टैब पर जाना है। अब दूसरे वाले टैब पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो माउस का यूज़ करूँगा, बट मैं माउस यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, जो शॉर्टकट की होती हैं वो शॉर्टकट की हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा काम है वो आसानी से हो सके, जल्दी से हो सके। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करूँगा, देख लीजिएगा आप पेज डाउन, मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज़ किया, जो हमारा राइट साइड की ओर जो टैब था वो ओपन हो चुका। अब मैं फिर से पेज डाउन यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो ये फिर यहाँ वाले पर मूव कर जाएगा, तीसरा वाला यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम इस वाले टैब पर थे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज़ करते ही दूसरे वाला टैब यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। फिर से अगर कंट्रोल प्लस टैब यूज़ करता हूँ मैं, तो ये तीसरा वाला जो टैब है वो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो ये कौन सी शॉर्टकट की थी हमारी, यहाँ पर जो हमारी शॉर्टकट की थी वो थी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ध्यान रखना है इसका, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब अगर कंट्रोल प्लस पेज अप किया जाए तो क्या होगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पर कंट्रोल प्लस पेज अप अगर किया जाता है, मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप, तो इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। कंट्रोल प्लस पेज अप करने पर इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि अगर हम किसी टैब पर हैं और कंट्रोल प्लस पेज अप जो शॉर्टकट की है गूगल क्रोम पर यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट साइड की ओर जो टैब होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस पेज अप किया तो बीच में जो टैब था वो एक्टिवेट हो गया, फिर से मैं कंट्रोल प्लस पेज अप कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो टैब है वो वाला एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये गूगल क्रोम में क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करने पर आप जिस टैब पर होते हैं, वर्तमान जिस भी टैब पर होते हैं, वहाँ के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को एक्टिवेट करेगा। ये कंट्रोल प्लस पेज अप करने पर ये क्या करेगा, वर्तमान टैब के लेफ्ट साइड के ब्राउज़र को एक्टिवेट करेगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि और अदर जो शॉर्टकट की हैं उनकी बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो है। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का काम क्या है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का काम ये है कि पिछले सर्च पर अगर हम जाना चाहते हैं तो उससे ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो से ही जाएंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम पर हूँ, अभी मैंने सरकारी रिजल्ट इसको ओपन कर लिया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जैसे ही ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ किया, ये देखिए पीछे आ चुके हैं हम। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो से पीछे आते हैं, ऑल्ट प्लस राइट एरो से आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया आपने, दोनों की मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की, ऑल्ट और लेफ्ट की का, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो वाली की का यूज़ किया तो ये पीछे आ गया। ऑल्ट प्लस लेफ्ट राइट वाले एरो की का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं आगे मूव कर जाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों की दोनों जो है लेफ्ट एरो और ऑल्ट वाली आपको जो शॉर्टकट की है वो बता दी गई है, ऑल्ट प्लस राइट एरो वाली शॉर्टकट की है वो भी बता दी गई है। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस राइट एरो है, ऐसी कोई शॉर्टकट की इसमें क्रोम ब्राउज़र पर यूज़ नहीं की जाती है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके लिए चारों ऑप्शन, 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सारी की सारी शॉर्टकट की हमने बाकी की डिस्कस कर ली हैं। सभी के आप नोट्स बनाते जाइएगा तो आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि बताइए कि MS वर्ड में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से, पहले स्टेटमेंट में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। जब भी आप MS वर्ड को खोलते हैं, मान लीजिएगा आपके पास कोई इस तरीके से आप गए, उसमें आइकन बना हुआ है, आइकन पर आपने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन होगी। अब डिफ़ॉल्ट फाइल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसका जो पेज है, जो पेज उसमें ओपन हो रहा है, जो फाइल ओपन हो रही है MS वर्ड में, वो कैसे फॉर्मेट में हो रही है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन है या फिर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, ये यहाँ पर पूछा गया है बेसिकली। अभी मैं आपको बता दूं कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होता है। ये चीज़ें हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी पेज जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा और लैंडस्केप में जो है वो इस तरीके से बना हुआ होगा। तो देखिए MS वर्ड में जब भी हम नई फाइल को ओपन करते हैं और डिफ़ॉल्ट फाइल जो हमारी ओपन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, वो हमेशा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही होती है। वो कैसा पेज होता है, हमेशा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वाला पेज होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो भी लेकर के आया हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने MS वर्ड पर कोई फाइल ओपन की तो जो पेज होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये आप देख रहे हैं ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पेज हमारा है वो किस फॉर्मेट में है, वो यहाँ पर उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है,
वो यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। हमेशा ध्यान रखना एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल कैसी होती है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? तो एमएस वर्ड में हम यहाँ पर चलते हैं। एमएस वर्ड में जो हमारा होम टैब है, होम टैब के बाद इंसर्ट टैब है, और इंसर्ट टैब के जस्ट बाद में एक पेज लेआउट टैब होता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, नोट्स बनाते चलना। बहुत सारा सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा और आप बहुत आसान तरीके से इस वाले एग्ज़ाम में 10 में से 9 या 10 भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर भी पाएंगे। सो आप यहाँ पर अब एमएस वर्ड में जब आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको पेज लेआउट वाले टैब पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओरिएंटेशन आपको सामने दिखेगा। उस वाले टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे कि आपको पोर्ट्रेट रखना है इसको, या फिर आपको इसको लैंडस्केप रखना है। तो पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट रख सकते हैं, अगर आप उसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में ये था, 2 स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट में दोनों तरह की बातें की हुई हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट अगर हम फॉर्मेट में खोलते हैं तो लैंडस्केप इसका ओरिएंटेशन नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपको एमएस वर्ड के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता हो चुकी हुई होंगी कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है। जब हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में इसको ओपन करते हैं तो वो आपको पोर्ट्रेट में खुलता है या फिर लैंडस्केप में खुलता है, ये भी पता हो गया होगा आपको। और अगर हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पता हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन जो है वो 4 एड्रेस का है, तो उसमें जो डॉट सिंबल है वो कितने डॉट सिंबल का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा गया है और मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें 3 जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 टॉपिक को आप अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप 5 में से 5 या 6 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले आएंगे। बाकी के सिलेबस को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 10 में से 10 मार्क्स लाना भी पॉसिबल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, इसको सिर्फ समझना है। और जिस तरीके से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, जिस तरीके से इसका सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, वैसे अगर आपने कवर कर लिया, जैसे मैं आपको विजुअलाइज करके स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे अगर आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया तो आप 10 में से 10 मार्क्स बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन 3 टॉपिक की। इनमें 3 टॉपिक कौन है, एक है एमएस वर्ड, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एमएस एक्सेल, इसे पढ़ना भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक टॉपिक है इंटरनेट। ये 3 टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 6 नंबर आपके ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इससे पहले भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस आपके सामने दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने आईपी एड्रेस होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं, फिर एक डॉट लगा है, फिर एक डिजिट लिखे हुए हैं, फिर एक डॉट लगा है, फिर कुछ डिजिट लिखे हैं, फिर एक डॉट लगा है, फिर कुछ डिजिट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कंप्लीटली बनता है आपका आईपी एड्रेस। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कितने डॉट का यूज़ किया गया है, यहाँ पर 3 डॉट का यूज़ किया गया। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है और एक डॉट यहाँ पर ये है। तो 3 डॉट का आपको यूज़ करना होता है आईपी एड्रेस को डिनोट करने के लिए, यानी कि आईपी एड्रेस में 3 डॉट होते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आईपी एड्रेस आपके दिमाग में छपेगा कि आईपी एड्रेस कैसा होता है। और ध्यान रखना इसमें जो भी आपके पास ये इस तरीके से एक पार्ट है, इस पार्ट में 8 बिट होती हैं, यानी 8 बिट यहाँ से यहाँ तक होगी, 8 बिट यहाँ से यहाँ, 8 यहाँ से यहाँ और 8 यहाँ से यहाँ, टोटल 32 बिट्स का ये जो है आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पर 3 क्या होंगे, डॉट होंगे, 32 बिट होंगी, ये हो जाता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को
इंडेंट करने के लिए इसमें से किस प्रकार की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेंट क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। पैराग्राफ जो है आपको इंडेंट करना है। मान लीजिएगा यहाँ पर आपके सामने ये MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर रैंडमली लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब आपका ये मान लीजिएगा कुछ पैराग्राफ जो है वो बन चुका है। ये आपका इस तरीके से एक पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है, ये बन चुका है आपका पैराग्राफ। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको इंडेंट करना चाहते हैं। इंडेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+M का यूज़ करना होगा। देखिए Ctrl+M यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो ये देखिए यहाँ आगे फॉरवर्ड बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ये क्या होता जा रहा है, इंडेंट होता जा रहा है। यही कहा जाता है पैराग्राफ को इंडेंट किया जाना। यानी कि Ctrl+M के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड पर पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं Ctrl+M बार बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये कैसे हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर मूव होते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें क्या करना चाहते हैं, अपने पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हैं तो आपको जो शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी वो Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में है MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग में निम्नलिखित में से कौन दिखाई देता है। MS वर्ड नए जो इसके वर्जन आए हुए हैं उसमें होम पेज पर, होम मेन्यू पर हम एडिटिंग जो कमांड दिया हुआ है उसमें से आपको क्या दिखाई देगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आपको रिप्लेस दिखाई देगा, यानी कि वहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए होते हैं, 3 पॉइंट आपको दिखाई देते हैं जिसमें से आपको रिप्लेस भी दिखाई देगा। यहाँ पर हम MS वर्ड के पेज पर आ चुके हैं। MS वर्ड को आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस MS वर्ड में आएगा। अब वहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एडिटिंग कमांड होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है एडिटिंग कमांड, और इस एडिटिंग कमांड में आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक है फाइंड, एक है रिप्लेस और एक है सेलेक्ट। तो ये जो आपके पास एडिटिंग कमांड है इसमें 3 आपके सामने ऑप्शन है जिनमें से क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिप्लेस दिखाई देगा, यानी कि जो ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका रिप्लेस। तो ये इन 3 चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा कि एडिटिंग कमांड में क्या क्या होता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है और सेलेक्ट भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिप्लेस इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर और चेंज केस, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ पर हैं आपके, ये जो आपका ब्रश दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपके जो कट है और ये है आपका पेस्ट। कट पेस्ट के जस्ट नीचे जो आपको यहाँ पर एक ब्रश जैसा साइन दिख रहा है, ये है फॉर्मेट पेंटर। ये क्या है, ये है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इससे पहली वाली शिफ्ट में फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड था। तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर हो गया। यहाँ पर आपको अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉन्ट कलर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ से आप जो फॉन्ट के कलर हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फॉन्ट कलर हो गया। ये आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर क्या है, यहाँ पर ये है आपका फॉन्ट कलर। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर बता दिया गया है, और एक है आपका चेंज केस। चेंज केस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चेंज केस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया है ये क्या है, आपका चेंज केस है। यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं कि आपको लोअर केस में रखना है, इसको अपर केस में रखना है, आपको इसको सेलेक्ट किस प्रकार के केस में रखना है। इस तरीके से आप यहाँ से आपको चेंज केस होगा। यहाँ पे आप फॉन्ट में कलर भर सकते हैं, जो भी आपने टाइप किया है उसमें आप कलर भरना चाहते हैं तो कलर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट पेंटर है, ये आपका फॉर्मेट पेंटर है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपसे तभी बनेंगे जब आपने इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल को विजुअलाइज किया हुआ होगा। रटने से ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन आपको तभी बनेंगे। तो इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कैसे हो सके, एक मैप के तरीके से एकदम विजुअलाइज हो सके, उसकी वजह से आप आसानी से इसका आंसर कर पाएँ।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, रिप्लेस इसका आंसर होगा, क्योंकि एडिटिंग कमांड में आपको रिप्लेस, फाइंड और सेलेक्ट ये 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, जबकि फॉन्ट कलर जो होगा वो आपका कहाँ पर होगा, वो वहाँ होगा जहाँ पे कट पेस्ट वाले साइन बने हुए होंगे। फॉर्मेट पेंटर फॉन्ट कलर वहाँ पे होगा जहाँ पे अपर केस लोअर केस जस्ट नीचे होगा। फॉर्मेट पेंटर कहाँ पे होगा, जहाँ कट पेस्ट का साइन बना हुआ। चेंज केस क्या होगा, जहाँ पे आप इसके केस को चेंज कर सकते हैं, आप लोअर केस रखना चाहते हैं, अपर केस रखना चाहते हैं, या फिर आप टॉगल केस रखना चाहते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक चेंज केस नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चेंज केस क्या होता है। देखिए, चेंज केस क्या होता है कि जब भी आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो उसके केस को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उसका केस का मतलब क्या होगा कि आप उस जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं डेटा, उसमें जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो कैसे हैं, वो अपर केस में है। अपर केस का मतलब होता है कि वो कैपिटल लेटर में है। लोअर केस का मतलब होता है कि वो वहाँ पर आपने स्मॉल लेटर में उनको लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा 2-3 और पॉइंट होते हैं, यानी कि 2-3 और वहाँ पर ऑप्शन होते हैं, तो इन सभी को हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप एमएस वर्ड का, फिर से मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लाया हूँ अपने पीसी से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज केस कर पा रहे हैं। यहाँ से आप चेंज केस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर चेंज केस कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शन में आपके सामने है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा होता है कि पहला जो वर्ड होता है, पहला जो लेटर होता है, वो लेटर कैसा होता है, उसको आप कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करूंगा तो पहला लेटर कैसा होगा मेरा, कैपिटल में होगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल में टाइप होंगे। ठीक है, तो अगर इस वाले केस को, सेंटेंस केस को सेलेक्ट करके रखता हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हम सेंटेंस टाइप करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे के सारे लेटर कैसे आएंगे, स्मॉल में आएंगे। ठीक है, लोअर केस। अब यहाँ पर अगर मैं लोअर केस को सिलेक्ट करता हूँ तो लोअर केस में जितने भी वर्ड मैं टाइप करूंगा वो सारे के सारे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, इसके बाद अपर केस। अपर केस वाले में क्या होता है कि जितने भी वर्ड मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। कैपिटल, सारे के सारे कैपिटल। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो SHIVAN, इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, अपर केस में, कैपिटल लेटर में। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है कि जो भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ तो पहला वर्ड इसका कैसा हो जाएगा, कैपिटल, बाकी सारे के सारे स्मॉल, SHIVANSH। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दूसरा वर्ड लिखूंगा तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका मतलब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जो भी आप वर्ड टाइप कर रहे हैं उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, एक है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला वर्ड कैसा हो जाता है, पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे के सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। तो टॉगल वर्ड में क्या होता है, पहला लेटर जो होगा आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो कैसा होगा, स्मॉल में होगा, बाकी सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे। तो ये आपको वर्ड में जो इसके केसेस हैं 5 टाइप के, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस केस होता है, एक लोअर केस होता है, इसको एक बार हम इरेज करके सभी को फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टॉगल केस होता है। ये 5 केस होते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पास्कल केस। पास्कल केस जो है एमएस वर्ड में ऐसा कोई केस नहीं होता है। लोअर केस होता है, लोअर केस में सारे के सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस में सारे के सारे वर्ड कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। टॉगल केस में आपका जो भी वर्ड आप लिखेंगे उसका पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे, उसको हम टॉगल केस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है। अब यहाँ पर क्या है, आपके सामने प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया था, इंटरनेट जो होता है चलता है उसके लिए एक मेन प्रोटोकॉल होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रांसमिशन, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है वो हमारा एक मेन प्रोटोकॉल होता है और इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से ही हमारा जो इंटरनेट है वो चल पाता है। इसमें बेसिकली 5 लेयर होती हैं, सभी 5 लेयर के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपने जो भी मेल है, ईमेल जो है वो भेजा है, तो वो ईमेल आपका जब भेजा जाता है सर्वर की ओर, जब आप पुश करते हैं, यानी कि जो आपका ईमेल है आपने उसको, देखिए
यहाँ पर आपके पास एक पीसी है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है, वहाँ से आपने ईमेल जो है वो टाइप किया, अब आप सेंड करना चाहते हैं इसको। सेंड करेंगे तो जो सर्वर की ओर भेजा जाएगा जब आपका ये ईमेल, तो ये इसको भेजने के लिए कौन पुश करता है? इसको भेजने के लिए पुश करता है SMTP। SMTP का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या है? SMTP जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से लाऊंगा जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल को पूरा डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा ये टॉपिक आपके लिए हो सकता है हार्ड हो, लेकिन इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में और आएंगे भी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। SMTP, अब यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, SMTP जो है ये TCP/IP प्रोटोकॉल जो है उसके अंतर्गत एक नेटवर्क लेयर आती है, उसके अंतर्गत ये आता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जब हम ईमेल सर्विस है उसमें ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तौर पे काम करता है। और जब हम SMTP जो हमारा ये प्रोटोकॉल है वो ईमेल मैसेज को भेजने और इसके साथ साथ उसको प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि जो SMTP है उसमें आपने इस तरीके से मैसेज को टाइप किया, आपके पास डिवाइस है, ठीक है, आपने ईमेल टाइप किया तो ये इंटरनेट में जाएगा। इंटरनेट के जो सर्वर में जाने के लिए जो इसमें प्रोटोकॉल कार्य करेगा वो कौन करेगा? SMTP काम करेगा। SMTP यहाँ पर इंटरनेट में पहुँच गया, उसके बाद फिर से किसी सेंडर के पास आ रहा है, सॉरी किसी भी यहाँ पर आप जो दूसरा क्लाइंट है उसके पास आ रहा है, तब भी ये काम कौन सा काम करेगा? यहाँ पर भी SMTP ही काम करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें अगर ऐसे भी पूछ ले कि जो आपने मेल है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मेल जब आप सर्वर से आप प्राप्त करना चाहते हैं तब आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तब भी आपका SMTP प्रोटोकॉल ही काम करता है। यहाँ पर और सारे प्रोटोकॉल भी लिखे हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम एक एक करके। HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका जो यूज़ है वो किस लिए यूज़ होता है? इसका उपयोग होता है जो वेबसाइट वगैरह हैं उसके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है POP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल होता है ये क्लाइंट और सर्वर, कैसा प्रोटोकॉल है? ये क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल है, जिसका काम क्या है? इंटरनेट पर जो उपलब्ध मेल सर्वर है उन मेल्स को डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने का काम किसका है? POP इस प्रोटोकॉल का काम है। तो ये तीनों के तीनों हमने प्रोटोकॉल यहाँ पर डिस्कस कर लिए, HTTP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल और SMTP प्रोटोकॉल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप एक MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? MS एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है हमारी MS एक्सेल। अब MS एक्सेल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करके रखा हुआ है, ताकि आप एक बार फिर से इसको विजुअलाइज कर लें कि MS एक्सेल में कौन सी चीज़ क्या होती है। ये MS एक्सेल ओपन कर लिया तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर है, जो यहाँ पर मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? ये होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि कोई भी सीट आपने तैयार की है तो उसका कुछ टाइटल होगा, कुछ ना कुछ आपने उसमें, जैसे मान लीजिएगा आपने कोई रोस्टर तैयार किया है। रोस्टर क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनके डेटा को वहाँ पर रखा जाता है कि कौन सा कर्मचारी कब आएगा, कब उसकी छुट्टी होगी, इस तरीके के डेटा को हम रोस्टर बोलते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे? उसके टाइटल को रखेंगे कि भाई ये किस प्रकार का आपने जो डेटा है वो बनाया हुआ है, उसको हम टाइटल नाम देंगे। तो जो आप MS एक्सेल सीट है उसके जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है इसका टाइटल बार। ध्यान रखना, वो टाइटल बार होता है। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं उन सभी को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी फिर से पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इनको अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट होता है मेन्यू बार। इस पार्ट में क्या क्या होता है? फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मूले होते हैं, डेटा होता है, प्रीव्यू होता है, व्यू होता है। तो इस तरीके के जो आपको इस पार्ट में दिख रहा है इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये हो जाता है आपका मेन्यू बार। अब यहाँ पर आपको मेन्यू बार के जस्ट नीचे जब आप आएंगे, इतने पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट, इसको कहते हैं रिवन। इस रिवन में बहुत सारे टूल्स होंगे आपके सामने, जिसमें आप कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मूला, इस तरीके से इसके जो
अपर केस, लोअर केस, इसके अलावा जो आप फॉन्ट रखते हैं वो, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें रिबन बार में होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये नेम होता है, यहाँ पर ये फार्मूला बार होती है जिसमें आप कोई भी फार्मूला लिखते हैं। ये स्प्रेड शीट है जो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी सीट, ये जो आप एक सीट देख रहे हैं ना, ये पूरी क्या है, स्प्रेड शीट है। यहाँ पर है वर्कशीट टैब, ये वर्कशीट टैब है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट कितनी सीट दिखाई देती हैं, तो उसमें डिफ़ॉल्ट 3 सीट दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, हमेशा 3 सीट दिखाई देती है, एक नहीं है। यहाँ पर बाकी जो सीट हैं वो डिलीट कर दी गई हैं, बट डिफ़ॉल्ट में कितनी दिखाई देती हैं, 3 सीट। जैसे यहाँ पर सीट 1 लिखा है ना, वैसे यहाँ पर सीट 1 होगा, सीट 2 होगा, सीट 3 होगा। इस तरीके से यहाँ पर कॉलम बने हुए होंगे। जब भी आप ओपन करना है MS एक्सेल को डिफ़ॉल्ट तौर पे, तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये कहा जाता है आपका क्या, वर्कशीट टैब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, टाइटल बार। जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, ध्यान रखना सबसे ऊपरी वाले हिस्से की बात की जा रही है, तो उसमें क्या दिखाई देता है, टाइटल बार दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है एक, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सेल है A5 जिसमें आपने कुछ फार्मूला लिखा है इस तरीके से, A3 + B4 ये फार्मूला लिखा है। फिर इसके बाद आपने इसके A5 में आपने इसी को कॉपी कर लिया है और E9 में आपने इसको पेस्ट किया है। तो फिर आपका जो E9 में फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो फार्मूला आएगा वो आएगा E7 + F8, ये आपका फॉर्मूला आने वाला है। यानी कि पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा कट है, बट यानी आंसर जो आप देख पा रहे हैं वो सही से लिखा नहीं हुआ है, बट इसका आंसर होगा E7 + F5। अब हम इसको MS एक्सेल की सीट पर देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे है। MS एक्सेल यहीं पर ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल को जब हमने ओपन कर लिया है तो MS एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर है = A3 + B4। कहाँ पर आपको लिखना है, इसको लिखना है A5 में, ठीक है। A5 में लिखना है तो A है, A5 का मतलब 5 में यहाँ पर आ चुके हैं। अब = लिखा हमने A3 + B4, ये हमने लिख लिया। अब A3 + B4 लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A3 और B4 इन दोनों को जोड़ा जाना है। A3 में जो डेटा है उसको और B4 में जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं = कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इसी चीज़ को आपने क्या किया है, फिर A5 को कॉपी कर लिया है। आपने कॉपी किया और E9 में आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लिया और E9 यहाँ पर E है, इसके नीचे आएंगे 9 पर, यहाँ पर E9 में आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसने आपका पेस्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्योंकि आपने इसमें 0 लिखा हुआ है, डेटा कुछ था नहीं तो वो 0 हो जाएगा ऐड करके। बट अगर आप फार्मूला वॉर में देखेंगे, फार्मूला वॉर में टैप करके, तो यहाँ दिखेगा E7 + F8, यानी कि E7 में जो डेटा है और F8 में जो डेटा है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। E7 और F8 के डेटा को कॉपी करके क्या करना है, इसको फॉर्मूला में अप्लाई करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, E7 + F8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब MS एक्सेल को आप अच्छी तरीके से विजुलाइज करेंगे, उसकी स्प्रेडशीट पर आपने अब कुछ काम किया होगा, तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, फिर आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। अब अगर आप MS एक्सेल में इस तरीके का एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ये क्या चीज़ है, ये है FACT, फैक्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ होगा। फैक्टोरियल जो होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 3 का फैक्टोरियल, इसका साइन ऐसा भी बना सकता हूँ और इसका साइन ऐसे भी बना सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो है वो फैक्टोरियल को डिनोट कर रही हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, यानी इसको सॉल्व करने के लिए 3 × 2 × 1 इतना करना होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 2, इसका आंसर हो जाएगा 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का मतलब यही लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके लिए आपको ओपन करके देख लेना है। अब जो फैक्टोरियल 0 है वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं फैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 है और इसका मतलब फैक्टोरियल 5 है। इसका मतलब फैक्टोरियल इस तरीके से 5 है, ठीक है।
अब ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, कभी भी 0 मत कर देना। फैक्टोरियल 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये 1 ज्यों का त्यों रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 1, इसके बाद यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 20 × 60, 60 दूनी 120, यहाँ पर 120 हो जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 127 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 127 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये फैक्टोरियल है, ठीक वैसे ही है जैसे हमने फॉर्मूले के बारे में देखा था। तो MS एक्सेल के फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा एक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार कुछ बच्चों को फैक्टोरियल 0 पता नहीं होगा, वो 0 का 0 ही कर देंगे, तो उनका आंसर 126 लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और फैक्टोरियल मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि फैक्टोरियल इस तरीके से लिख के आ जाए, फैक्ट उसमें लिखे आ जाए 1.9, इस तरीके से इंटीजर लिखा हुआ हो तो उसकी क्या मतलब होगा, उसका मतलब भी 1 होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और इस तरीके से अगर फैक्टोरियल माइनस में आ जाए, FACT फैक्टोरियल -1 या -1 -2 -3 कुछ भी आ जाए, तो वो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप ये फॉर्मूला में डालेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। MS एक्सेल में फैक्टोरियल अगर माइनस में कोई वैल्यू आप करते हैं तो वो क्या बता देगा, एरर बता देगा। तो इन 2 पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, आगे हो सकता है पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड, आपके MS एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम इसी तरीके से बाकी के शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।